कॉमन साइज एनालिसिस यानी वर्टिकल, दूसरा ट्रेंड एनालिसिस है जिसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। ट्रेंड एनालिसिस इवेल्युएट्स एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एक ही साल की सेल्स के बेसिस पे बाकी फिगर्स की एनालिसिस नहीं होती, बल्कि ओवर टाइम होती है। एक साल को इसमें बेस ईयर बना लिया जाता है। जैसे कॉमन साइज में हम कह रहे थे कि हम जो है सेल्स को बेस ले रहे हैं और बाकी सबको उसकी बेस उसके ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं, एक सेल की एक फिगर को ले रहे हैं। लेकिन ट्रेंड में हम एक साल को बेस ईयर ले लेते हैं और बाकी सबको इस बेस ईयर से कंपेयर करते हैं। पीरियड्स में भी मेजर्ड इन मंथ्स, क्वार्टर्स और ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। हम मंथ्स को भी कंपेयर कर सकते हैं आपस में, हम ईयर्स को कर सकते हैं, हम क्वार्टर को भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी की सिचुएशन पे। गोल इज़ टू कैलकुलेट एंड एनालाइज द अमाउंट चेंज एंड परसेंटेज चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट। के पर्पज़ क्या होता है कि परसेंटेज चेंज फाइंड आउट किया जा सके कि एक साल के मुकाबले में आने वाले सालों में कंपनी की अमाउंट्स में, फिगर्स में क्या चेंजिंग आ रही है। इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस ऊपर से नीचे नहीं बल्कि राइट टू लेफ्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्योंकि इस तरीके से होती है तो इसलिए हॉरिजॉन्टली यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है। किस तरह? जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तीन अमाउंट्स दी हुई है 2009, 10, 11, 12 और 13 की। तो 2009 को बेस ईयर लिया है, बेस ईयर लिया यानी 2009 की सारी फिगर्स जो है वो 100% आएंगी। ट्रेंड एनालिसिस में एक साल की सारी अमाउंट जितनी भी है इनकम स्टेटमेंट की, बैलेंस शीट की, उन सबको 100% कंसीडर कर लिया, बाकी सबको इनके ऊपर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे। किस तरीके से? 2010 में सेल्स हैं 65,225, इसको 2009 की सेल पे डिवाइड करेंगे यानी 42,905 पे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 152%। इसी तरह इसकी सेल्स को 2009 की सेल्स पे करेंगे, इसकी कॉस्ट को 2009 की कॉस्ट पे, इसकी ऑपरेटिंग को 2009 के ऑपरेटिंग पे। इसी तरह 2011, 12, 13 इन सब का जो है अमाउंट को हम 2009 की अमाउंट पे डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करके तो फिर ये अमाउंट परसेंटेज की फॉर्म में निकाल लेंगे। अब हम इसकी बेस पे कमेंट क्या कर सकते हैं? हम कहते हैं कि कंपनी की जो सेल्स हैं 2009 में 100% हमने लिया, 10 में बढ़ के 152 हो गई, फिर और बढ़ गई 252, फिर और बढ़ गई 364, फिर और ज़्यादा 398। तो हम कहते हैं कंपनी की जो पोजीशन है वो रेवेन्यू की, सेल्स की पोजीशन बहुत अच्छी शो हो रही है कि सेल्स जो है मुसलसल बढ़ रही हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100 से 154, 250, 342, 415 ये भी बढ़ रहा है। तो ये अच्छा साइन नहीं है कंपनी का। कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ, ये सही बात नहीं है, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये भी वक्त के साथ साथ 133, फिर 182, फिर 244, 279 ये भी वक्त के साथ साथ बढ़ रहे हैं। स्पेशली 2010 और 11 के दरमियान तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, 11 और 12 के दरमियान भी काफ़ी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ गया। तो इसके ऊपर कंपनी को फोकस करना चाहिए कि ये क्यों बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस। एक क्वेश्चन इसका करते हैं, एक्सरसाइज 14.2 पेज नंबर 653, कंप्यूट ट्रेंड परसेंटेजेस फॉर द फॉलोइंग आइटम्स टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वाटर वाइज पब्लिशिंग प्लम्बिंग फिक्सचर्स ओवर अ 5 ईयर पीरियड। 5 सालों की जो है सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट दी हुई है। ट्रीट 1997 एज द बेस ईयर, 1997 पहला साल है उसको बेस ईयर लें। स्टेट वेदर द ट्रेंड्स आर फेवरेबल और अनफेवरेबल। डॉलर अमाउंट्स आर स्टेटेड इन थाउजेंड, थाउजेंड्स में अमाउंट दी हुई है, ठीक है, हम इनको कन्वर्ट किया हुआ है थाउजेंड्स को रिमूव करके। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल ट्रेंड हमने बताने हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने इन सब को कन्वर्ट करना है परसेंटेजेस में। 1997 की सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम 100% लेंगे, बाकी सबको हम इनके ऊपर डिवाइड करेंगे यानी 59,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 61,500 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह बाकी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 36,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 40,500 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सब के लिए 1997 बेस ईयर है तो सबको इस पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये परसेंटेजेस आ जाएंगे हमारे पास। 1997 में दोनों 100 है, बाकी ये परसेंटेजेस आ जाएगी। अब हमने फेवरेबल और अनफेवरेबल ट्रेंड बताने। सबसे पहले सेल्स में देखते हैं। सेल्स जो है पहले साल में 100 थी, फिर 118 हुई, फिर 123 हुई, 148 हुई, 170 हुई, यानी कि सेल मुसलसल इंक्रीज होती जा रही है। तो ये एक फेवरेबल ट्रेंड है कंपनी का। हम लिखेंगे द ट्रेंड इन कंपनी सेल इज इंक्रीजिंग ईयर वाइज विच इज़ अ फेवरेबल ट्रेंड फॉर द कंपनी। सेल इंक्रीज हो रही है, फेवरेबल है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 100 से 120 हुआ, फिर 135, फिर 160, फिर 195, ये भी इंक्रीज हो रही है। तो ये अनफेवरेबल ट्रेंड है। ट्रेंड इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग मोर देन सेल विच इज़ अ अनफेवरेबल ट्रेंड। इंक्रीज तो हो रही है लेकिन सेल से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। सेल देखिए 100 से 118 हो गई, यानी पहले साल में सिर्फ 18% इंक्रीज हुई, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 20% हुई।
फिर सेल 118 से 123 हो गई, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20 से 35 हो गई। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बढ़ रही है, सेल भी बढ़ रही है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये एक अनफेवरेबल ट्रेंड है कंपनी का। अब हमने क्या बताना है, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मोर देन सेल्स द कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट विल बी लेसन्ड ईयर बाय ईयर। क्योंकि सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो क्या चीज़ आती है, ग्रॉस प्रॉफिट आती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम निकालते हैं इन सारे सालों का, तो सन 2001 का ग्रॉस प्रॉफिट क्या आता है, 170 माइनस 195, ये आएगा 25%, नेगेटिव में आएगा -25%। सन 2000 का आएगा -12%, 1999 का आएगा -12%, 1998 का आएगा 2% और 97 को तो हमने 100 ही लिया हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हम दिखा रहे हैं ये भी ये बता रहा है कि नेगेटिव में एक तो आ रहा है सारे सालों का, और वो अमाउंट भी बढ़ती जा रही है नेगेटिव की। तो ये शो कर रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट नेगेटिव है, यानी कि हमारे कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि सेल का बढ़ना उस कॉस्ट के बढ़ने के आगे मीनिंगलेस हो गया। ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मोर देन सेल द कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट विल बी लेसन्ड ईयर बाय ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट जब कम होता जा रहा है तो आगे तो इसमें से और एक्सपेंसेस माइनस होने, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर इसमें से इनकम टैक्स माइनस होना है, तो आखिर में नेट इनकम इस कंपनी की कुछ भी नहीं बचेगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में फिगर्स चले जाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि फाइनल प्रॉफिट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसकी बेसिस पे ये बता सकते हैं कि कंपनी की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, इंडिकेटिंग दैट कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ मोर विच इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ कंपनीज परचेज डिसीजन। ये जो कॉस्ट है कंपनी की ये क्यों ज़्यादा आ रही है, ये इसलिए ज़्यादा आ रही है कि हमारी कंपनी जहाँ से रॉ मटेरियल ख़रीद रही है वो सप्लायर हमें बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, ये शो करे कि हमारे जो परचेज़ करते वक्त हमने डिसीजन लिए हैं वो सोच समझ के नहीं लिए। हम अगर सर्च करते कोई और सप्लायर ढूंढते जो कम कॉस्ट पे हमें प्रोडक्ट दे सकता था तो हम उससे डील कर लेते, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते। तो कंपनी का फेवरेबल ट्रेंड कम है, अनफेवरेबल ज़्यादा है। ये हमने ट्रेंड एनालिसिस किया इस कंपनी का। नंबर 3 लास्ट टाइप ऑफ एनालिसिस जो है रेशो एनालिसिस है। रेशो एनालिसिस में हमने 4 तरीके के रेशोज़